जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिकी नजमा एजुकेशन पर। तैयारी जीत की इस सीरीज़ के तहत आज हम डिस्कस करेंगे पॉलिटी के टॉप क्वेश्चनों को। आप चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए रामबाण रहने वाली है। इस वीडियो से आपके एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चनों को ज़रूर लगाइए और लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर बताइए कॉमेंट करके। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए और वीडियो पसंद हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? देखिए, पहले तो हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान में आर्टिकल कितने हैं। तो टोटल आर्टिकल है हमारे 395। ठीक, ये आर्टिकल 395 तो हैं, लेकिन किसके अंतर्गत हैं? तो जिस तरह किताब होती है, तो पॉलिटी की भी एक किताब है, उसके अंदर जो चैप्टर होते हैं हमारी किताब में, आपको देखो ये किताब होती है। ठीक, इसमें हमारे चैप्टर होते हैं, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड, चैप्टर थर्ड, चैप्टर फोर्थ, इस तरह एक सीक्वेंस में चैप्टर होते हैं। उसी तरह संविधान में भी एक सीक्वेंस में भाग हैं। टोटल भाग हैं भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 और भाग, जैसे कि हमारे चैप्टर में अलग अलग टॉपिक होते हैं, ऐसा होता है एक चैप्टर है उसमें टॉपिक अलग अलग होंगे ना, तो इसी तरीके से हर भाग के अंदर अलग अलग आर्टिकल होते हैं। यानी एक भाग 1 के अंदर अलग आर्टिकल होंगे, कितने आर्टिकल हैं, भाग 2 के अंदर कितने आर्टिकल हैं। ठीक है, तो 395 हमारे भाग, टोटल 22 भागों के अंदर 395 हमारे आर्टिकल आते हैं। ठीक है, इसमें पूछा है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, तो किस अनुच्छेद में है? अगर हम पहले देखें भाग 1 की बात करें तो 1 से 4 तक आर्टिकल उसमें आते हैं। उसमें आता है हमारा राज्यों का संघ, कि भारत एक राज्यों का संघ है। अगर हम भाग 2 की बात करें तो भाग 2 में आते हैं हमारे 5 से 11 तक आर्टिकल, और वही होता है हमारा नागरिकता से संबंधित। इसलिए ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर। भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता, दोहरी नागरिकता, उपयुक्त दोनों, या उपयुक्त में से कोई नहीं? देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी आप एक ही देश की नागरिकता ले सकते हैं, 2 देशों की नागरिकता आप नहीं ले सकते। ऐसा नहीं है कि आप भारत के भी नागरिक हो जाकर किसी और देश की भी नागरिकता ले लो तो आपकी नागरिकता रद्द हो जाएगी, भारत से आपको नागरिकता आपकी बिल्कुल रद्द हो जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो ऑप्शन बी पर लिखा होता है ब्रिटेन। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन। एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है, या फिर लिखा होता है ऑप्शन में इंग्लैंड भी आपको कभी कभी मिल जाता है। फिलहाल इसका ऑप्शन होगा ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर लगाइए इन क्वेश्चनों को। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? बताइए फटाफट। यानी किस अनुच्छेद के अंतर्गत हमारी जो नागरिकता, हमारी जो पार्लियामेंट है, उसको कानून बनाने का अधिकार है नागरिकता के संबंध में? उस आर्टिकल का हमसे नाम पूछा है। देखिए, सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आर्टिकल 9 है, 10 है, 11 है। सबसे पहले आर्टिकल 9 को देख लेते हैं। हालांकि 5 जो आर्टिकल है वो तो नागरिकता से संबंधित है, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आर्टिकल 9 देख लेते हैं हम। आर्टिकल 9 में कहा गया है कि विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ठीक, आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता जब तक आपकी बनी रहेगी जब तक आप अन्यथा का कार्य ना करें। मतलब कुछ ऐसा काम ना करें जो, जैसे देश विरोधी कोई काम कर रहे हैं आप, तो अगर जब तक आप नहीं कर रहे हैं तब तक आपकी नागरिकता रहेगी। अगर आप देश विद्रोही काम करते हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये आर्टिकल हमारा 10 कहता है। अब इसमें पूछा है नागरिकता बनाने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। और संसद में भी हम किसको बोलते हैं? गृह मंत्रालय को, यानी कि होम मिनिस्ट्री को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है। यानी कि नागरिकता आपको लेनी है तो होम मिनिस्ट्री से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आर्टिकल 11 कहता है हमारा कि कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता से रिलेटेड अगर कानून बनेगा तो आर्टिकल 11 ये अधिकार देता है संसद को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती, यानी इसमें कंडीशन पूछा है कि भारत की नागरिकता क्या जन्म द्वारा प्राप्त नहीं की जा सकती, देशीकरण द्वारा नहीं की जा सकती, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा, भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऐसा थोड़ी होता है कि आपके बैंक में संपत्ति नहीं है तो आप नागरिकता नहीं ले पाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जन्म के आधार पर भी नागरिकता मिलती है, देशीकरण के आधार पर मिल जाती है, किसी भूभाग के सम्मेलन द्वारा मिल जाती है, लेकिन अगर भारतीय बैंक में धन जमा नहीं है तो ऐसा भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती भारतीय बैंक में धन जमा करके। ऐसा थोड़ी आपको नागरिकता मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है, देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्ति का एक तरीका क्या है? यानी आप विदेश में कोई नागरिकता लेना चाहते हैं, या कोई विदेश का हमारे देश में कोई नागरिकता लेना चाहता है। सपोज करो कोई महिला है, अगर वो हमारे देश में नागरिकता लेना चाहती है तो इजीली वो हमारे देश के किसी पुरुष से विवाह करके नागरिकता ले सकती है। आप भी अगर किसी देश की नागरिकता लेना चाहते हैं तो किसी महिला से विवाह कर लीजिए, आपको भी नागरिकता मिल जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसी हिसाब से हमारा सही हो जाएगा, विदेशी पुरुष से विवाह करने पर। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, नागरिक बनने की निम्नलिखित शर्तों में एक आवश्यक शर्त क्या है? यानी आप भारत का, सपोज करो भारत का कोई भी बाहर का व्यक्ति भारत का नागरिक बनना चाहता है तो राज्य की सदस्यता होनी चाहिए, उच्च परिवार की सदस्यता की कंडीशन होगी, उच्च जाति की सदस्यता, किसी धर्म का समर्थन। बताइए,
आपको क्या ज़रूरी है नागरिक बनने के लिए? देखिए वहाँ की आपको सदस्यता लेनी होगी, यानी आप किसी की भी, हमारा भारत के कितने, भारत में कितने राज्य हैं? 28। आपको नागरिकता चाहिए तो आप भारत के 28 स्टेट में से किसी के भी नागरिक है, आपको नागरिकता मिल जाएगी। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है, पाकिस्तान में आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान का वर्णन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए कहा क्या गया है, जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत और पाकिस्तान अलग हुए, हमारा अखंड भारत टूटा, तो कुछ देखो, अगर कोई भी कुछ काम होने वाला होता है तो उसका अंदेशा पब्लिक को पहले से हो जाता है। तो 1947 से पहले जो लोग भारत छोड़ के जा चुके थे पाकिस्तान, तो 1900 भारत आज़ाद होने के बाद अगर वो चाहें, उनको ये उस टाइम लागू था, अगर वो चाहें तो भारत में आ सकते हैं, उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। तो ये आर्टिकल उस टाइम ज़्यादा कंपलसरी था कि आर्टिकल 6 कहता है कि जो लोग 1947 से पहले भारत छोड़कर चले गए हैं, वो अगर वापस आना चाहें तो आर्टिकल 6 के तहत उनको नागरिकता मिल जाएगी। फिलहाल ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, नागरिकता के लोप होने का एक नियम बताइए। यानी आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी अगर आप इनमें से कोई एक नियम अपना ले तो। परिवार से बिछड़ जाने पर ऐसा थोड़ी होता है, आप परिवार से बिछड़ गए तो आपकी नागरिकता नहीं खत्म हो जाएगी। शिक्षा के लिए विदेश जाने पर नहीं, बहुत बच्चे विदेश में शिक्षा ग्रहण कर लें। भ्रमण के लिए विदेश जाने पर ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी हमें लिखा है, देशद्रोह का अपराध सिद्ध होने पर, अगर आप देश विरोधी भारत के खिलाफ नारे लगाते हैं, कोई भी देशद्रोही आप काम करते हैं और वो आप पर सिद्ध हो जाता है तो आपकी नागरिकता खल्लास। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति नागरिकता के अधिकार कैसे खो सकता है? एक रीज़न हो सकता है। ऑप्शन ए है, एक व्यक्ति किसी दूसरे देश में 2 महीने के लिए चला जाता है तो उसकी नागरिकता खत्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक व्यक्ति दूसरे राज्य की नागरिकता ले लेता है, एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता है, एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है। देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आपने किसी दूसरे में आप देश में चले गए 2 महीने के लिए तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी। एक व्यक्ति राज्य के लिए कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करता, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो इन्फोर्स नहीं की जा सकती, वो आपकी इच्छा होती है। टोटल फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है हमारी वो 11 है, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि जिस टाइम हमारा संविधान बना था उस टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी थी, तो ऑप्शन ए पर लिखा होता है 0, यानी कि उस टाइम हमारी एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। इनको बाद में जोड़ा गया है स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट पर, तो वो इन्फोर्स नहीं है, कंपलसरी नहीं है। कंपलसरी होता है आपका यानी कि आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं चाहो तो आपको कोई भी आपको सज़ा नहीं दे सकता, ठीक है। तो कर्तव्यों का प्रदर्शन नहीं करोगे तो ऐसा थोड़ी आपकी नागरिकता छिन जाएगी। एक व्यक्ति बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करता है, मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत लोग काम करते हैं, ऐसा नहीं कि उनकी नागरिकता छिन जाएगी। लेकिन अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी ऑटोमेटिकली नागरिकता समाप्त हो जाएगी हमारे देश से, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, ठीक। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त भारत की नागरिकता प्राप्त करने के लिए नहीं है? यानी इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके कारण हमें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी? देखिए अधिवास के, आप देशीकरण के तहत अधिवास आता है, यानी कि अगर आप विदेश के हैं और 10 साल आप भारत में रह चुके हैं और आपको भारत भा गया है, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है और आपने डिसाइड कर लिया है कि हम भारत में ही रहेंगे, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। होम मिनिस्ट्री के लिए आप होम मिनिस्ट्री में आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी उनकी मर्जी है कि वो पहले जांच करेंगे। ये फॉर्म आप फिल कर सकते हैं, आपको पूरी अथॉरिटी मिल जाती है कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए। बाकी का प्रोसेस जो गृह मंत्रालय करता है कि आपको देनी है या नहीं देनी, वो डिसाइड करते हैं। ऑप्शन बी है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम के आधार पर ही आपको नागरिकता मिलती है। हम भी तो अपने वंश के आधार पर ही नागरिकता ले रहे हैं, ठीक है। हमारे वंश, हमारे पूर्वज भारत के नागरिक थे, हम भी भारत के नागरिक हैं। पंजीकरण के आधार पर ही भारत में नागरिकता मिल सकती है। अब देखिए पंजीकरण के आधार पर भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है, ये भी देख लेते हैं हम। अगर आपको पंजीकरण यानी कि रजिस्ट्रेशन करना है तो 7 साल भारत में रहना होगा, उसके बाद ही आप फॉर्म फिल करके दे सकते हैं होम मिनिस्ट्री को कि आप भारत की नागरिकता लेना चाहते हैं, ठीक। लेकिन संपत्ति का स्वामित्व होना जरूरी नहीं है कि आपको संपत्ति के आप मालिक हो तभी आपको नागरिकता मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कीजिए चैनल को, और वीडियो को ज़रूर पसंद कीजिए। आप लाइक नहीं करते हैं, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और शेयर वेयर करते रहिए। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? अगर कोई विदेशी नागरिक भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहे तो किस तरीके से प्राप्त कर सकता है? जन्म के आधार पर, बिल्कुल। वंशानुक्रम के आधार पर, बिल्कुल। देशीकरण के आधार पर, बिल्कुल। उपयुक्त सभी, बिल्कुल। देखिए अगर आप जन्म के आधार पर रह रहे हैं तो जन्म के आधार पर, अगर आपका जन्म भारत में, अगर पूर्व जन्म भी, देखिए जन्म आपका यहाँ है तो आपको जन्म के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, वंशज के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी, देशीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? यानी आपको नागरिकता कितने तरीके से मिलेगी और आप अपनी नागरिकता को कितने तरीके से खो सकते हैं, इसकी चर्चा कहाँ आपको देखने के लिए मिलेगी? तो 1955 में क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भारत में नागरिकता अधिनियम कब आया था, तो ऑप्शन बी पर लिखा होगा 1955, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। उसके तहत हम 5 तरीके से नागरिकता ले सकते हैं और 3 तरीके से नागरिकता गंवा सकते हैं। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। एक मिनट, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है,
मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो हमारे मौलिक अधिकारों का जो निलंबन कर सकता है वो राष्ट्रपति साहब कर सकते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति साहब कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर नेशनल इमरजेंसी लगी हो, ठीक है, राष्ट्रपति शासन लगा हो किसी राज्य में, तो आपातकाल की स्थिति हो, ठीक है, तो इस स्थिति में जब भी राष्ट्रपति 352 का इस्तेमाल करेंगे, ठीक, 356 का इस्तेमाल करेंगे, 360 का यूज़ करेंगे, तो आपके जो फंडामेंटल राइट है वो निलंबित हो जाते हैं। ये अथॉरिटी है राष्ट्रपति को। अब फंडामेंटल राइट देख लेते हैं किस भाग में है। तो भाग 3 में होते हैं हमारे फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट जो होते हैं भाग 3 में होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो आर्टिकल देखिए बाबू, बच्चे क्या करते हैं कि धर्म यहाँ पर देखा और आंसर मार दिया धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऐसा नहीं है, आपने पूछा, इन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा कि आर्टिकल 15 की बात हुई है यहाँ, आपकी धर्म की स्वतंत्रता की बात नहीं हुई है। आर्टिकल 15 के बारे में पूछा है उन्होंने कि आर्टिकल 15, देखिए आर्टिकल 15 आता किसके अंतर्गत, पहले तो ये देख लेते हैं हम। आर्टिकल 14 से 18 तक आता है हमारा समता का अधिकार, ठीक, आर्टिकल 15 इनके बीच में आता है, तो समानता का अधिकार। आर्टिकल 15 कहता है कि आप 5 तरीके से किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। किसी के धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, वंश के आधार पर, लिंग के आधार पर या उसके निवास स्थल के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते। यही पूछा है कि धर्म के आधार पर कोई किसी से भेदभाव नहीं कर सकता, ये जो है किसके अंतर्गत आता है? तो ये आता है हमारा ऑप्शन डी, हमारा इसका सही हो जाएगा समता का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं? अगर राष्ट्रपति को किसी भी टॉपिक पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह लेने की जरूरत पड़ती है तो वो आर्टिकल 143 के तहत उनसे सलाह ले सकते हैं, बट राष्ट्रपति उनकी सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। अगर राष्ट्रपति साहब का मन करेगा कि उनकी सलाह माने तो उनका इच्छा है, नहीं माने तो कोई बात नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अब देख लेते हैं आर्टिकल 123 क्या कहता है। आर्टिकल 123 कहता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, इनकी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करेगा आर्टिकल 123 के तहत। 123 के तहत अब पूछेगा क्वेश्चन कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत अध्यादेश जारी करते हैं? तो ऑप्शन बी पर लिखा होगा आर्टिकल 213 के तहत राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राष्ट्रपति 123 के तहत। देखिए बाबू, दोनों में समानता है। अगर आप 200 यहाँ पर लिखेंगे 123 तो एक को हटा के यहाँ लिख दीजिए, यहाँ से हटा दीजिए, राज्यपाल का हो जाएगा, और एक को हटा के यहाँ ले आइए तो राष्ट्रपति का हो जाएगा, ठीक है। आर्टिकल 352 कहता है कि नेशनल इमरजेंसी के बारे में बताया गया है इसमें। आर्टिकल 312 312 के बारे में क्या है? अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऐसे सभी व्यक्ति जो डैश या उसके पश्चात भारत में जन्म ग्रहण किया हो उन्हें जन्मजात भारतीय नागरिक समझा जाएगा। कहा है ऐसे सभी व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 या उसके बाद से भारत में उनका जन्म हुआ हो उन्हें जन्मजाति भारतीय नागरिक समझा जाएगा। ऑप्शन सी इसका विल बी राइट आंसर, सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्न में से किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? देखिए, हमने भी बताया था कि नागरिकता 5 तरीके से ली जा सकती है, 3 तरीके से समाप्त हो सकती है। आप चाहो तो खुद त्याग कर सकते हो, पर्यावरण पे के आधार पर भी, वंचित किए जाने के आधार पर भी, उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक, ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? ऐसे इनमें से कौन सी स्थिति है जिससे आपको उस स्थिति में आपकी नागरिकता आपसे नहीं छीनी जा सकती? निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान, युद्ध के दौरान। देखिए, संविधान बनाने वाले कितने होशियार थे, उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिखा है कि निर्वाचन के दौरान किसी की नागरिकता नहीं छीनी जा सकती। आप ध्यान से सुनिए बाबू, इसको ध्यान से समझिए। अगर किसी भी कोई भी सरकार हो, है ना, सत्ता में अगर है, अगर दोबारा चुनाव होता है तो उसके पास पावर होती है, वो चाहे तो चुनाव के तो कुछ भी करके निर्वाचन आने से, इलेक्शन आने से पहले, कुछ दिन पहले, जिस एरिया में उनका पक्ष मजबूत ना हो वहाँ के लोगों की नागरिकता खत्म कर सकती थी, यानी यहाँ के लोग वोट देंगे ही नहीं, तो हमारा पढ़ना कैसे नीचे होगा, ठीक है। लेकिन संविधान वालों ने स्पष्ट लिखा है कि निर्वाचन के दौरान आप किसी की नागरिकता नहीं ले सकते, आपातकाल के दौरान नहीं ले सकते, युद्ध के दौरान नहीं ले सकते। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान हुआ था 1949 में लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतःस्थापित किया गया था? अंतःस्थापितों को मारो गोली पूछा क्वेश्चन में कि मूल कर्तव्य कब आए थे? तो मूल कर्तव्यों को 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था मूल कर्तव्यों को। 42वां संविधान संशोधन, अगर बात करें हम इंडियन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की 42वां संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में। इसके तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, यहाँ से क्वेश्चन बाबू 2 बनते हैं कि किसकी सिफारिश पर जोड़े गए थे और किस बर्मा कमेटी किसकी सिफारिश पर और लागू किसकी सिफारिश पर हुए थे। तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था और लागू किया गया था बर्मा कमेटी की सिफारिश पर। अब क्वेश्चन एक और पूछता है यहाँ से कि
फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से ली गई हैं, किस संविधान से ली गई हैं? तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ ली गई हैं हमारी यूएसआर से ली गई हैं, यानी कि रूस से हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लिया है। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछता है कि जब हमारा संविधान बना था तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो ऑप्शन ए पर लिखा होता है 0, यानी कि एक भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ नहीं थी। अब एक क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं? तो ऑप्शन बी पर लिखा होगा 11, यानी कि वर्तमान में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब ये भी पूछेगा कि किस किस के तहत जोड़ी गई हैं। देखिए अब हम आपको समझा देते हैं। पहले कितनी थी? 0, फिर 10 जोड़ी गई और लास्ट में एक और जोड़ी गई। 0 तो जब थी जब हमारा संविधान बना था, यानी एक भी नहीं थी। 10 कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया था। एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो जोड़ी गई थी वो 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में जोड़ी गई थी। आपको याद होगा कि जब 86वां संविधान संशोधन 2002 में कहा गया है उस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कि माता पिता का पूरा कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, उनको एजुकेशन दें। ठीक है, फिलहाल इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। 42वें संविधान संशोधन को इंडियन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। फिलहाल हमारे पास 20 क्वेश्चन थे जो डिस्कस हो चुके हैं। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अगर कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपका कितना स्कोर रहा। और आप बताइए अगर स्पेशली आप किसी टॉपिक पर, पॉलिटी के किसी टॉपिक को स्पेशली पढ़ना चाहते हैं तो हम ज़रूर पढ़ाएंगे, या सीरीज़ वाइज यही सीरीज कंटिन्यू रखें। कमेंट करके ज़रूर बताइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।